गुड मॉर्निंग क्लास 7। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के अंदर, दैट इज सिविक्स, चैप्टर 6 रिफॉर्मिंग जेंडर बिलीफ्स। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर एंड वन क्लास ऑलरेडी हैज बीन टेकन. So today we are going to discuss about the subtopic learning for change. So the topic we will going to discuss is again related with the gender beliefs. So let's start the chapter. So the topic we are going to learn today, learning for change. Now this introductions we have already done. Now again we are going to repeat this introduction little bit. Now the history of our country is full of example of women who defied the conventional image of women being homemaker and caretakers. तो हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे लास्ट क्लास के अंदर कि किस तरह से द वुमेन्स दे हैव फाइट फॉर देयर राइट्स, उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी अपनी राइट्स के लिए जो उन्हें चाहिए, दैट वाज द इक्वलिटी कि मैन एंड वुमेन्स को सेम मिलना चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए एंड जो राइट्स उन्हें दिया गया उन्हें भी राइट्स मिलना चाहिए. तो ये मोस्टली जो चेंजेस थी ये देखा गया मिडिवल पीरियड से. द वुमेन्स दे हैव ट्राई टू चेंज द कंसेप्ट. जो मेनली एक ही इमेजेस थी वुमेन्स की कि वो क्या है, एक होम मेकर है और केयर टेकर्स है. लेकिन उन्होंने इस कंसेप्ट को टोटली जो स्टेरियोटाइप थी उसको उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क के थ्रू, बहुत ही जो रुकावट आई थी उन सबको टैकल करने के बाद दे एजुकेट देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया. साथ साथ उन्होंने कोशिश भी की कि उनके थ्रू बाकी और भी वुमेन्स को वो एजुकेट करें. सो दे डू नॉट ओनली एजुकेट देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को ही नहीं बल्कि एजुकेशन ऑफ अदर वुमेन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी किया. और उस समय जो थी कि अगर कोई गर्ल्स को एजुकेट करते थे तो उनको ये मानना था दैट इफ द गर्ल्स गेट एजुकेटेड either in any religious, either in Hindu or Muslims, that will bring ill luck to the family, कि उनकी फैमिली के लिए वो अच्छा नहीं होगा, उनकी जो है शुरुआत जो होगी बुरी चीज़ें शुरुआत हो जाएगी उनके घरों में, वो लक जो है बहुत ही बुरा होगा, इल लक आ जाएगा. तो ये मानना था. तो इनके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत एफर्ट किया, अपने आप को पढ़ाया और साथ साथ बाकी वुमेन्स को भी पढ़ाने की कोशिश की. उनकी भी जो कंडीशंस थी टू इम्प्रूव द कंडीशंस टू अपलिफ्ट द लाइफ ऑफ द अदर वुमेन्स. तो हम लोग आज जो है मोस्टली पंडिता रमाबाई एंड रुकैया शेखावत हुसैन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उन्होंने दे हैव फाइट एंड दे हैव लर्न. नो यहाँ पे स्किल कॉर्नर्स में क्वेश्चंस है दैट फाइंड आउट अबाउट द मेल रिफॉर्मर्स जिन्होंने मोस्टली काम किया था, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर अगर हम नाम लेते हैं, फिर राजा राममोहन रॉय. दे हैव ऑल्सो फाइट फॉर द वुमेन्स राइट्स. तो हु चैलेंज द इल प्रैक्टिस अगेंस्ट वुमेन्स इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. ना पंडिता रमाबाई is known as one of the most influential women reformers in the Indian society. क्योंकि ये सचमुच एक बहुत ही रिफॉर्मर्स तो है, उन्होंने बहुत सारी वुमेन्स की लाइफ चेंज की. शी ट्राई टू रिफॉर्म द सोसाइटी की जो नीड्स है वुमेन्स के उसको मिलना चाहिए. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेडी थी, इन्फ्लुएंशियल लेडी थी, जिनको देख के बाकी और भी लेडी ने अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाया. एज अ चाइल्ड शी कुड नेवर गो टू स्कूल, कि जब वो छोटी थी, बच्ची थी, तो शी वॉज नेवर एबल टू गो टू स्कूल, कभी भी स्कूल नहीं जा पाई. बट एक्वायर्ड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल फ्रॉम हर पेरेंट्स. लेकिन उनके पेरेंट्स ने उसे रीडिंग करना, राइटिंग किस तरह से होता है उसने अपने पेरेंट्स से सीखा. ना गिविंग हर प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत. तो उन्होंने अपने घर पे ही पढ़ाई की, अपने पेरेंट्स से जो सीखा. साथ साथ उन्होंने जो उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट थी उसने किस चीज़ों पे ज़्यादा किया, संस्कृत पे. तो प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत, उनका बहुत ज़्यादा संस्कृत में रुचि था जिसके लिए उन्होंने संस्कृत को बहुत अच्छे से सीखा. एंड वो उस समय एरा जो था, उस समय संस्कृत एज अ लेडी, किसी लेडी जो संस्कृत सीखे वो बहुत मुश्किल की बात हो जाती थी. सो शी वॉज बिकॉज ऑफ दैट शी एक्वायर द प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत. उसे नाम दिया गया था, ऐसा टाइटल दिया था पंडिता, क्योंकि पंडित कहा जाता है जो संस्कृत जानते हैं. तो ये लेडी थी इसलिए उनको नाम दिया था पंडिता. ना अगेन शी वॉज द फाउंडर ऑफ मुक्ति मिशंस. उन्होंने मुक्ति मिशंस बनाया था, फॉर्म किया था टू प्रमोट द वेलफेयर,
ताकि मोस्टली वुमेन्स जो है उनको एजुकेट किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, एजुकेट। एंड द इंडियन विडो, की जो विडो है, जो विधवा हो गई है, उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल होती थी इंडियन सोसाइटीज़ में उस समय, तो उनकी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। सो अंडर दिस मुक्ति मिशन, इट मीन्स नाम से ही पता चलता है मुक्ति, दैट वाज द उनकी जो ग्रीवेंस है, जो उनकी दुख तकलीफ है, उन्हें वो दूर करने की कोशिश करना है। सो अंडर दिस मिशंस वुमेन्स वे एजुकेटेड एंड टॉट टू लर्न वोकेशनल स्किल। तो इस मुक्ति मिशंस के द्वारा उन्हें एजुकेट किया जाता, फिर बाद में उन्हें कुछ ऐसा वोकेशनल स्किल थोड़ा बहुत जो वो अपने उसके स्किल के थ्रू वो अर्निंग कर सके, अपने लिए खुद किसी पर डिपेंड ना हो। तो इसलिए कारपेंट्री टू मेक देम सेल्फ सफिशिएंट, ताकि वो अपनी जो ज़रूरत, जो नीड्स है, वो खुद अपने आप ही फुलफिल कर सके, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। तो इसी तरह से दैट वाज द मेन मिशन ऑफ दिस मुक्ति मिशंस, टू एजुकेट एंड टीच देम वोकेशनल स्किल्स सो दैट द वुमेन शुड बिकम सेल्फ सफिशिएंस, वो खुद ही अपने आप में किसी पे डिपेंड ना रहे। तो वो थी हमारे दैट वाज पंडित रमाबाई। नेक्स्ट दूसरा आता है रुकैया शेखावत। रुकैया शेखावत, इन्होंने भी बहुत सारा वर्क किया है ना। रुकैया शेखावत हुसैन was a Bengali writer, educationalist, social activist and a stern supporter of women's right. Now, तो वो ये जो रुकैया शेखावत है, ये बंगाली, शी बिलोंग्स टू बंगाल ना, तो इसीलिए वो बंगाली राइटर्स है, लैंग्वेज जो थी उनकी बंगाली है। एजुकेशनलिस्ट, इन्होंने भी एजुकेट किया बहुतों को। एक तो एक्टिविस्ट, सोशल समाज में सुधारने, एंड अ स्टर्न सपोर्टर, दैट वाज अ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, इसको हम बोलते हैं स्टर्न मीन्स द स्ट्रॉन्ग, फार्म, स्टडी, जिस तरह से बोल सकते हैं। तो स्टर्न सपोर्टर ऑफ वुमेन्स राइट, तो वुमेन्स की राइट्स के लिए उन्होंने भी हार्ड वर्क किया। रुकैया लर्न इंग्लिश फ्रॉम हर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर टू बिकम अ वेल नोन राइटर। इन्होंने भी अपनी पढ़ाई जो है अपने बड़े भाई और अपने बड़ी बहन से इन्होंने सीखा। एंड आफ्टर दैट वन ऑफ अ रिमार्केबल वर्क इन हर स्टोरी कॉल्ड सुल्ताना's ड्रीम। तो उसने जो पढ़ाई लिखाई की उसके बाद उन्होंने खुद लिखना शुरू किया, और जो उन्होंने स्टोरी लिखी उसमें से एक जो रिमार्केबल, बहुत सारी थी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमार्केबल जो था वो सुल्ताना's ड्रीम। ना शी रोट द स्टोरी इन 1905। इन्होंने स्टोरी को लिखा था 1905 में, इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस हर राइटिंग स्किल, ताकि उसकी जो राइटिंग स्किल है उसको वो प्रैक्टिस में रखे, इम्प्रूव करे। Now, as a reformer, she established the first Muslim girls' school in Kolkata, along with the Muslim women associations that work for women's employment and education. तो यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने अपने राइटिंग स्किल्स के थ्रू अपने आप में स्टोरी लिखती गई बहुत सारा, और धीरे धीरे दैट शी बिकम द राइटर, तो दैट वाज ऑल्सो वन ऑफ द गुड पॉइंट। इसके साथ साथ उन्होंने एज अ रिफॉर्मर वुमेन्स के लिए उन्होंने स्कूल खोली मुस्लिम्स गर्ल्स को, ताकि वो एजुकेट कर सके, एंड दैट इज़ ऑल इन कोलकाता। उसके साथ मुस्लिम एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि उसके थ्रू वो वुमेंस को, इन्होंने भी वही काम किया, टू मेक देम सेल्फ सफिशिएंट वर्क, ताकि वुमेंस जो है वो खुद किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, वो अपने आप अपना खुद जो भी उनको नीड है वो खुद अपने आप में अर्न कर सके। तो इसीलिए वुमेंस एम्प्लॉयमेंट्स एंड एजुकेशन के ऊपर इन्होंने भी वर्क किया। तो बोथ द लेडी दे हैव ट्राई टू वर्क एंड मेक द लाइफ जो इतनी मिजरेबल थी वुमेंस की, उसको इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव देयर लाइफ एंड मेक देम सेल्फ सफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। आज जो हम लोग स्कूल, मोस्टली जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी को देखा जाता है, ईच एंड एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स से भी जाते, प्रॉब्लम किसी को नहीं है। नाउ टुडे इट सीम्स अ लॉट ऑफ पीपल्स दैट गोइंग स्कूल बहुत ही इजी है, बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, लेकिन स्टिल इन मेनी एरियाज इन आवर कंट्री, बहुत सारी ऐसे एरियाज हैं आज भी जहाँ पे गर्ल्स को स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप को एजुकेट करने में एज कम्पेयर टू बॉयज़। अगर घर में बॉयज़ है एंड गर्ल्स दोनों ही हैं, तो उनमें से बॉयज़ को अलाउ करते देते हैं, गर्ल्स को अलाउ नहीं करते हैं। तो दे आर मैनी रीजंस बिहाइंड दिस। तो इसीलिए ये आज भी दे आर स्ट्रगलिंग, कि गर्ल्स जो है आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को एजुकेट करने के लिए।
अकॉर्डिंग टू द सेंसस, जो सेंसस होते हैं यहाँ पे, ये संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो इंडियंस की एजुकेशन सिस्टम्स है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, जो बहुत सारे डाटा होती है, ये ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट करती है, फॉर्म करती है. सो अकॉर्डिंग टू दैट सेंसस ऑफ 2011 में जो सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग कि 82% जो है वो मेल एजुकेटेड है, उनको राइट्स मिलती है, वो इंजॉय करते हैं, वो मेल है. वहीं पर ही 65 जो है % वो फीमेल्स की है. तो यहाँ पे देखा जाए कि मेल से ज़्यादा फीमेल्स जो है आज भी इसकी नंबर्स जो है मेल से पीछे है. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द राइट. जो उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता. सो दे आर रीजन्स बिहाइंड. व्हाट आर द रीजन्स? दे आर लॉट ऑफ रीजन्स जो डिसअप्रोप्रिएट है. इनके बीच में जो नंबर जो आगे पीछे कम ज़्यादा है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स है. दैट वाज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल. लोगों की अलग अलग नज़रिया है, उसके कारण रीजन्स भी बहुत सारा है. तो सबसे पहले लैक ऑफ स्कूल्स और टीचर्स टू टीच देम ऑन अ रेगुलर बेसिस. सबसे पहले जो है कि स्कूल के अंदर मोस्टली बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं रेगुलर बेसिस में. ये वन ऑफ द रीजन्स हो गया. दूसरा आता है डिस्टेंस ऑफ स्कूल्स फ्रॉम होम्स एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़. अगर स्कूल है तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इतनी दूर कौन जाएगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो पाती है, इसलिए वो नहीं जा पाते हैं. फिर तीसरा आता है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कि जो एजुकेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन बाय टीचर्स एंड क्लासमेट. समटाइम्स टीचर्स अगर भेदभाव करते हैं और क्लासमेट भेदभाव करने लगते हैं, तो ये रीजंस भी कहीं ना कहीं आ जाता. तो दैट इज़ अ वेरी नेग्लिजिबल रीजंस, क्योंकि ये आज के ज़माने में ये रीजंस बहुत ही कम है, ज़्यादा मायने नहीं रखती है. तो इसके और भी सारा है, बट दिस आर द फ्यू इम्पोर्टेंस जो हमने डिस्कस किया. वापस से स्किल कॉर्नर में मूव करते हैं. यहाँ पर छोटा सा है कि डू यू थिंक द रीजंस बिहाइंड फॉर द लैक ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल्स ऑल्सो इम्पैक्ट द एजुकेशन ऑफ बॉयज़. तो ये चीज़ें मोस्टली जो गर्ल्स में है, कुछ वही रीजंस बॉयज़ के लिए भी आता है. ठीक है. Now discuss your views. तो ये हम लोग छोड़ते हैं. Just we have discussed all. Now, though the government has introduced several programs and schemes to improve the educational opportunities of women, but still there is a lot to be achieved. हमारे गवर्नमेंट बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन जो कंपलसरी कर दिया है कि 6 to 14 ईयर्स बच्चे जो है वो एजुकेट लेंगे. एजुकेशन कंपलसरी है, फ्री कर दिया गया इनके लिए, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं गर्ल्स पीछे है. सो स्टिल अपने आप को बहुत और भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि उन सभी को जो है जो पीछे रह गए, दे आर जो दोज हु आर लैगिंग बिहाइंड, उन्हें सभी को राइट्स मिले. नेक्स्ट मूवमेंट हमारा टॉपिक है वुमेन्स मूवमेंट. जो वुमेन्स अपने लिए मूवमेंट कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए. सो द चेंजेस दैट वी हैव सीन इन द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू वुमेन्स, कि जो हमने देखा वुमेन्स को अवेलेबल्स मिली, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ये उनके स्ट्रगल्स के थ्रू है. क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल्स किए ओवर ईयर्स, बहुत सारे सालों उन्होंने स्ट्रगल्स करने के बाद तब जाके उन्हें ये राइट्स मिला है. दैट राइट टू इक्वलिटी जो है वुमेन्स एज मैन. ना दीज स्ट्रगल्स वे आर कॉल्ड एज वुमेन्स मूवमेंट. तो इस स्ट्रगल्स को नाम दिया गया एज अ वुमेन्स मूवमेंट. The women's movement began when a new outlook emerged toward the status of women in the 19th century. तो ये मूवमेंट कब शुरुआत हुआ? देखा गया 19th सेंचुरीज में ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको देखना शुरू किया, उसके नज़रिया चेंज होना शुरू हुआ. दैट दे ऑल्सो नीडेड. तो यहाँ पे मेल एंड वुमेन्स दोनों ने वर्क किया. तो सबसे बात शुरुआत वुमेन्स नहीं, क्योंकि उनकी स्थिति, उनकी कंडीशंस वो खुद ही उनको पता है कि उनकी जो कंडीशंस है वो कैसी है. तो इसी तरह से उनकी आउटलुक, उनके इसके कारण ही ये 19th सेंचुरीज में ये मूवमेंट जो था और ज़्यादा स्पीड हुआ. A few of the first campaigns launched during this period was against the sati system and the parda system. तो 19th सेंचुरीज में जो उन्होंने मूवमेंट किया था, कैंपेन की थी, तो वो सबसे पहले था वो सती सिस्टम को बंद करवाना था और वो पर्दा सिस्टम, ये दोनों को बैन करना था कि ये बंद करे. सती सिस्टम जब हस्बैंड जब मर जाते हैं तो पत्नी को भी उसी की फनल्स में साथ में उनको भी देखा जाए तो वो भी मर जाते हैं. सो बोथ पेरेंट्स अगर मर जाए तो दैट वाज अगेन कि जो मर गया उसको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जिंदा उसको हम मारते हैं तो कितना ज़्यादा पेन होता होगा. दैट इज़ ऑल्सो अ क्राइम, क्योंकि हम मर्डर कर रहे देखा जा रहा है.
तो इनको इन्होंने बैन करने की कोशिश की एंड इट वॉज बिन विद द हेल्प ऑफ वुमेन्स मूवमेंट एंड द रिफॉर्मर्स ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया और तब जाके ये मूवमेंट बंद हुआ। फिर पर्दा सिस्टम कि वुमेन्स को अलाउड नहीं था कि वो अपने घर से बाहर निकले, इसके लिए भी उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ा तभी, क्योंकि अगर घर से वो नहीं निकलेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। तो जो घर से नहीं निकल पाए तो भी उन्होंने घर पे पढ़ाई की, तो ये फैसिलिटी सबको नहीं मिल पाती थी, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि वो तो घर से निकलेंगे तभी स्कूल जाएंगे। तो पर्दा सिस्टम को भी रिमूव करना, तो ये 19th सेंचुरी में ये सबसे पहले इन दो चीज़ों पे काम किया गया। फिर द पीरियड वाज आल्सो विटनेस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन्स एंड विडो रीमैरिज। फिर उसके बाद वुमेन्स के एजुकेशन के ऊपर वर्क किया गया एंड द विडो रीमैरिज कि विधवा होने के बाद जो लाइफ होती थी वुमेन्स की वो टोटली बहुत ही मिजरेबल होती थी। तो दैट इट मीन्स कि उनका लाइफ जो है वो एंड हो गया है, दे आर नॉट हैविंग एनी एन्जॉयमेंट इन देयर लाइफ। तो उस चीज़ों को भी उन्होंने कोशिश की रिमूव करने के लिए, विडो को रीमैरिज करने का अलाउ मिलना चाहिए एंड एजुकेशन करने का। सो ओवर द ईयर्स द वुमेन्स मूवमेंट हैज स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर दिस मूवमेंट स्प्रेड एंड विद द एक्टिव पार्टिसिपेशंस, जहाँ पे मोस्टली वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया, इवन मैन ने भी किया। द मूवमेंट इन्वॉल्व्स द यूजिंग ऑफ, तो इन लोगों ने कैसे किया, विद कैंपेनिंग, प्रोटेस्टिंग, रैली निकालना, धरना देना, तो इस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करना उनकी प्रॉब्लम्स के लिए। उनको पता कि प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, जस्टिस नहीं मिलती है। सो इस सब चीज़ों के लिए दे फाइट, और जिसके लिए सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये फाइट हुई। नाउ सम ऑफ द इशू टैकल्ड बाय द वुमेन्स मूवमेंट्स आर डोमेस्टिक ऑल्सो। इसी में वुमेन्स मूवमेंट में डोमेस्टिक जो घर की हिंसा होती है, जैसे घर पे मारपीट हो जाती है हस्बैंड के थ्रू, तो यहाँ पे इन लॉज के थ्रू हैरेसमेंट होता है, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा के लिए उनको परेशान किया जाता है। साथ साथ जो वर्क जहाँ पे वो काम करते हैं उनको रिनोमिनेशन मतलब इक्वल पेमेंट नहीं मिलता है, जितना वो हार्डवर्क करती है मेल को मिल जाता, फीमेल्स को नहीं मिलता। तो चाइल्ड मैरिज, इस सब चीज़ों पे उन्होंने काम किया। तो ये चीज़ें थी जहाँ पे दे हैव गॉट द सक्सेस। Women's protest against this issue with the help of various strategies। तो इन्होंने इन सभी मुद्दे पे उन्होंने लड़ाई लड़ा उन सभी के लिए, उन सभी को उनको वापस कि सभी को जस्टिस मिले, वो लोगों ने किस तरह से अपनाया, इससे किस तरह से गवर्नमेंट को बताने के लिए, जो भी गवर्नमेंट थे, तो स्ट्रैटेजीज जो अपनाई उन्होंने उसे आगे लोगों को बताने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट रैलीज निकालना, स्ट्रीट में कोई नाटक प्ले करना ताकि लोगों को समझ में आए क्या हो रहा है, कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस टू मेक देम अवेयर कि लोगों को पता चले कि वुमेन्स जो है सचमुच उन्हें जो इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। So as a result of these numerous programs and schemes, even the government has launched many of them। तो जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी कहा इक्वल रिनोमिनेशंस एक्ट कि मेल एंड फीमेल दोनों को बराबर पेमेंट मिलना चाहिए, वर्क दोनों ने जितना वर्क किया उसके अकॉर्डिंग ही पेमेंट होना चाहिए। सो द इक्वल पेमेंट इक्वल्स टू इक्वल वर्क। तो ये गवर्नमेंट ने ये इशू किया, न्यू एक्ट पास किया, इक्वल रिनोमिनेशंस एक्ट। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन आंदोलन शुरुआत किया कि हमें गर्ल्स को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना। मोस्टली पहले में क्या होता था कि अगर पेरेंट्स को पता चल जाता था कि दैट द मदर इज़ हैविंग अ गर्ल चाइल्ड, तो उनको उनसे जन्म से पहले इसको मार देते थे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि अगर हम गर्ल्स को इस तरह से मारेंगे तो द सेक्स रेशियो जो है गर्ल्स की वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए बेटी बचाओ बहुत इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट ने शुरुआत की 2015 या 5 से शुरुआत की बहुत ज़्यादा, और अभी बहुत मोस्टली अवेयरनेस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है। फिर बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरुआत किया। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। इसके साथ साथ नेशनल कमीशंस बनाया गया वुमेन्स के लिए ताकि उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस सॉल्व हो सके। Though the health and education and employment opportunities available to women have broadened over the years, भले हमारे गवर्नमेंट ने हमारी हेल्थ के लिए अच्छा अवेयरनेस, एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट्स के लिए भी किया है, जो बहुत ही वर्क करने पर ये मिला, लेकिन फिर भी स्टिल दे आर लॉट ऑफ वुमेन्स दोज हु आर नॉट हैविंग द हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटीज फैसिलिटीज़ उन्हें अभी भी नहीं मिल पा रहा है। तो इट मीन्स दैट वी हैव टू स्टिल वर्क हार्ड to change the mind of the people, those who are not allowing them to come
from their domestic area in the main front public area. Now next छोटा सा वैल्यू कॉर्नर्स में मूव करते हैं. वैल्यू कॉर्नर्स में क्या है? दैट challenges faced by women can only be tackled when we start to understand their problems and take initiative in our daily life to resolve them. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वुमेन्स को एक वुमेन्स दूसरी वुमेन्स की तकलीफ देख के समझ, अगर हमें दूसरों को देख के समझ में आना चाहिए, उनकी तकलीफें अगर हमें समझ में नहीं आ रही है तो हम कैसे हेल्प करेंगे. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी शुड स्टार्ट टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स. और उस प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम टैकल कर सके, उसको सॉल्व कर सके अपने डेली लाइफ में. कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसे उसको सुधारना चाहिए, उन्हें कैसे हम हेल्प कर सके. देन इट विल कम अ डे व्हेन वी विल सी दैट ईच मैन एंड वुमेन्स आर इक्वल. दे विल बी नो डिफरेंसेस बिटवीन देम. तो ये होगा. तो यहाँ पे डिस्कस द स्टेप्स व्हाट वी विल टेक टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स. तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग खुद करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मोस्टली सॉल्व हो जाएगी. ना बियॉन्ड बॉर्डर्स में मूव करते हैं. वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन्स राइट मूवमेंट इज सेड टू बी ऑर्गेनाइज इन 1848 में, और ये हुआ था सिनेका फॉल्स, न्यूयॉर्क, द USA. एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज टू डिमांड द राइट टू वोट फॉर वुमेन्स. और ये मूवमेंट थी राइट टू वोट फॉर वुमेन्स, उसके लिए. ठीक है, तो हमारा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. टिल देन टेक केयर.